Hello friends, how are you doing today? I'm your Ramandeep Singh on your favorite channel, Ielts Coaching. आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है. थंबनेल से आपको पता चल गया है. थंबनेल है Why you score 5.5 not 6 bands. Is that right? ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम है. राइटिंग में स्कोर सर इम्प्रूव नहीं हो रहा. कई बार एग्जाम दिया है 5.5 पे स्टक है. आप बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहे हो जो आपको नहीं करनी चाहिए और कुछ ऐसी सिंपल चीजें जो आपको करनी चाहिए वो आप अवॉइड करते हो या आपको कोई बताता ही नहीं है कि आपको ये चीजें करनी है टू स्कोर 6 बैंड इन राइटिंग. This video is going to be very beneficial for all those who are actually looking for some improvement in their writing part. Make sure you watch this video till the end because at the end of this video, I will share band descriptors for you. Band descriptors का मतलब है वो parameters जिनके basis पे examiner आपकी writing check करता है. He will consider all those things mentioned in the band descriptor while checking your score. अगर 6 band descriptor में जो जो चीजें mention हैं, अगर उसको आपकी task में नजर आएंगी, definitely he will give you score of 6 bands. However, ऐसा कुछ भी नजर आएगा जो missing होगा, तो ultimately you will go down. Either 5.5 या और भी poor लिखने पे आपको मिलेंगे 5 bands. I would not be discussing in detail band 5 descriptor with you. However, as I said कि इस वीडियो के एंड में आपको रेफरेंस के लिए पढ़ने को जरूर मिलेगा and all those who are looking for 6 and achieving 5.5 band वो definitely 5 band descriptor जरूर रीड कीजिए ताकि आपको सही मायने में 5 और 6 के दोनों में बीच में डिफरेंस क्या है ये चीज समझ आए. 5.5 का कुछ नहीं होता अलग से. However, आपकी टास्क में 5 जैसी कई चीजें हैं लेकिन 6 वाली कई चीजें मिसिंग हैं तो ऑटोमेटिकली आपका स्कोर जो है वो 5.5 हो जाता है राइटिंग में. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को. एंड बिफोर आई मूव अहेड आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. Help me to grow more. And if you really like this video, why don't you go ahead and press the like button and never forget to leave some comments for me as well. बहुत ही जल्दी हम अपने आल्स कोचिंग एप्लीकेशन को अपलोड करने वाले हैं with task 1 and task 2 academic as well as GDs. उसमें बहुत सारे सैम्पल्स आने वाले हैं आपके लिए बैंड 6 के और बैंड 7 के, ताकि उनसे आप अपनी प्रिपरेशन कर पाओ एंड अंडरस्टैंड कर पाओ कि हाउ यू कैन write such kind of essays to ensure that you get 6 bands in writing. If you're really enjoying IELTS coaching, please share a thumbs up with me and don't forget to rate us on Play Store as well. बात करते हैं आज के इस वीडियो की और उससे पहले मैं आपको क्विकली बताऊंगा 4 पैरामीटर्स जिनके बेसिस पे IELTS एग्जामिनर आपकी टास्क को चेक करता है और फिर मैं बताऊंगा आप कौन कौन सी और कहां कहां पर गलतियां करते हो जिसकी वजह से वो मजबूर हो जाता है कि वो आपको 6 बैंड से कम दे. स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज और वो है टास्क रिस्पॉन्स. टास्क रिस्पॉन्स का मतलब रहता है कि जो एग्जामिनर ने पूछा आपने वही अपने आंसर में लिखा या नहीं लिखा. नंबर 2 इज कोहेजन एंड कोहेरेंस इन सिंपल लैंग्वेज कि आपकी जो एंटायर टास्क था राइट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन टिल द कंक्लूजन वो कितना नाइसली वाइंड अप था, कितना नाइसली जो था उसकी प्रोग्रेशन थी, डेवलपमेंट थी, ताकि जो एग्जामिनर है जो उसको रीड कर रहा है विदाउट एनी हिकअप, विदाउट इंटरप्ट हुए वो स्मूथली आपके ऐसे को फॉलो कर पाया. थर्ड इज लेक्सिकल रिसोर्सेज. लेक्सिकल रिसोर्सेज मतलब रिक्वायर्ड वोकैबुलरी जो उस टास्क को प्रेजेंट करने के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वोकैबुलरी थी वो आपके पास थी या नहीं थी, आपने कितने अनकॉमन वर्ड्स का इस्तेमाल किया. एंड फाइनली ग्रामेटिकल रेंज कि आप एग्जामिनर को इम्प्रेस कर पाए इस बात से कि आपका हैंड ऑन ग्रामर काफी स्ट्रांग है, आपको काफी अच्छे से समझ है डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस की, आप काफी वेरिएशन दे पाते हो और ये सारी चीजें. लेकिन अब मैं आपके साथ इन सारे के सारे पैरामीटर्स को इन डिटेल शेयर करूंगा और बताऊंगा कि आप कहां कहां पर गलती करते हो. स्टार्ट करते हैं टास्क रिस्पॉन्स से. तो एज फार एज द टास्क रिस्पॉन्स आपका सबसे पहला काम है टास्क को एड्रेस करना. मतलब उसमें जो कुछ भी उसने पूछा है
आप उस सब का आंसर करोगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि आप किसी एक पार्ट को ज्यादा एड्रेस कर देते हो, दूसरे पार्ट को थोड़ा कम कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम वाला पैराग्राफ काफी लेंथी बना देना, हाउएवर सॉल्यूशंस वाला पार्ट थोड़ा छोटा बना देना। हाउएवर अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्ट को एड्रेस करोगे, फॉर एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स को, सॉल्यूशंस अपने टास्क में नहीं लिखोगे और यहीं पर प्रॉपरली एड्रेस ना करने की वजह से आपका स्कोर कट हो जाता है। तो आप तो यहाँ पर कहोगे सर ये तो हम हमेशा ही करते हैं, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशंस हैं तो हम ऐसे लिख देते हैं। बट माय डियर, ऐसे बहुत सारे एसेस रहते हैं जिसमें स्टूडेंट्स जस्टिफाई ही नहीं कर पाते उनको क्या लिखना था या क्या नहीं लिखना था। फॉर एग्जाम्पल थोड़े दिन पहले हमने ये क्लास में राइटिंग टास्क किया था कि जो पॉपुलेशन है दुनिया की, पहले उतनी नहीं बढ़ी जितनी तेजी से अब बढ़ रही है, क्या इसके रीजंस हैं और कैसे हम इसको कंट्रोल करेंगे। टास्क यही था, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं तो किसी और तरह से आप समझ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर क्लास में लिखने वाले स्टूडेंट्स ने ये बताया कि पहले कम क्यों बढ़ी, अब तेज क्यों बढ़ रही है, जबकि ये चीज एग्जामिनर ने कभी पूछी ही नहीं थी। उसने पूछा था कि रीजन क्या है अब तेजी से बढ़ने के, अब जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है वो अब क्यों हो रहा है, और सॉल्यूशंस पूछे थे जो कई बच्चों ने लिखे ही नहीं। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली टास्क रिस्पॉन्स 6 से कम हो जाता है। Another thing that is important as far as task response is concerned, सबसे important चीज जो आपको राइटिंग में करनी होती है वो होता है इंट्रोडक्शन में अपनी एक पोजीशन डिफाइन करना कि ये जो ऐसे है वो इस तरह से प्रोग्रेस करेगा या इसमें मैं ये लिखने वाला हूँ। और यहाँ पर स्टूडेंट अपनी पोजीशन क्लियर कर देते हैं, लेकिन कंक्लूजन पे जाते जाते थोड़ा सा इफेक्ट आ जाता है, कई बार वो रेपिटेटिव हो जाता है। दैट मीन्स जैसा कुछ एग्जैक्ट लैंग्वेज वो इंट्रोडक्शन में लिखते हैं वैसे ही कुछ एग्जैक्ट लैंग्वेज वो कंक्लूजन में यूज कर लेते हैं। हाउएवर 5 या 5.5 बैंड स्कोर करने वाले ज्यादातर स्टूडेंट पोजीशन डिक्लेयर ही नहीं करते, ऊपर क्लियरली बताते ही नहीं है कि मेरा इस राइटिंग टास्क को करने का स्टैंड क्या है। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिए कि अगर ओपिनियन पूछा है, दैट इज क्वेश्चन में अगर कहीं पर भी यू आया है तो आपको अपना ओपिनियन देना ही पड़ेगा। और ये जो तीसरा पॉइंट है जो आपको नजर आ रहा है कि मेन आइडियाज, मतलब अब आपने लिखना तो शुरू कर दिया, पोजीशन डिक्लेयर कर दी, बॉडी पैराग्राफ्स में आ गए हो, अब अपने मेन पॉइंट्स को लिख रहे हो। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि कोई भी आप पार्ट स्टार्ट करते हो, बॉडी एक मेन टॉपिक सेंटेंस के साथ करते हो और उसको बाद में डेवलप करते हो, एग्जाम्पल देते हो। लेकिन यहाँ पर 6 बैंड इसलिए मिलते हैं आपको क्योंकि आप कुछ को अच्छे से डेवलप कर देते हो लेकिन कुछ को क्लियरली या इनएडिक्वेटली डेवलप करते हो। यहाँ पर 5.5 करने वाले स्कोर ज्यादातर आइडियाज को क्लियरली प्रेजेंट ही नहीं कर पाते, या स्टार्ट कहीं और से करते हैं लेकिन लिखते लिखते उनका आइडिया कहीं और पहुंच जाता है। अगर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए आप एक फ्लो में उस आइडिया को डेवलप करोगे, 6 बैंड श्योरली आएंगे। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन एंड कोहेरेंस के अकॉर्डिंगली 6 बैंड्स की रिक्वायरमेंट क्या है और इसमें आपसे क्या गलती हो जाती है। तो आई होप कि आप समझते हो कि यहाँ पर एक 6 बैंड वाला काफी अच्छे से समझता है कि मुझे कैसे अपने टास्क को लिंक करना है और उसमें क्लियर प्रोग्रेशन नजर आता है। इंट्रोडक्शन हुई, पार्ट 1 स्टार्ट किया, फॉर एग्जाम्पल अग्रीमेंट के पॉइंट्स थे, हाउएवर करके कुछ आपने डिसएग्रीमेंट्स के पॉइंट्स दिए, फाइनली आपने कंक्लूड किया। तो यहाँ पर एक क्लियर प्रोग्रेशन नजर आता है जो 5.5 में भी आप बहुत अच्छे से या क्लियरली अपनी पैराग्राफिंग को ना कर पाते हो। और दूसरा पॉइंट ये कहता है कि आप लिंकिंग वर्ड्स का इस्तेमाल करते हो, जो आपके सारे इंस्टीट्यूट वाले आपको बताते होंगे कि इन वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन 6 बैंड में गलती क्या हो जाती है कि आप अच्छे से कनेक्टर तो यूज करते हो लेकिन आपको सिर्फ पैराग्राफ्स को ही कनेक्ट नहीं करना है, पैराग्राफ के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं उनको भी काफी लॉजिकली एक दूसरे से कनेक्ट करना होता है यूजिंग दीज कनेक्टिंग डिवाइसेस। लेकिन यहाँ पर आप कोई ना कोई फॉल्ट कर देते हो, और ऐसे अगर बहुत ज्यादा फॉल्ट हो जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल जहां पर मोर ओवर लिखना है और वहां पर आप लिख दोगे हाउएवर, तो ऑब्वियसली एग्जामिनर को फॉलो करने में बहुत दिक्कत आने वाली है। और यहाँ पर
मैकेनिकल का साउंड है, बार बार से वही रेपिटेटिव साउंड्स ही आती रहनी कि वही आप बार बार रिपीटेडली यूज कर रहे हो, तो यहाँ पर भी आपका स्कोर है जो बैडली इफेक्ट होता है। और अब जब रेफरेंस की बात आती है तो वो भी आपसे प्रॉपर्ली नहीं हो पाती है, लेकिन 5.5 में और भी बुरी तरह से आप रेफरेंस पार्ट पर इफेक्ट हो जाते। इसको समझने के लिए अगर मैं आपसे बात करूं, एग्जाम्पल के स्टूडेंट्स अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए लिखते हैं, ऊपर कुछ पॉइंट लिखते हैं, उसको अच्छे से डेवलप करते हैं और उसी को जस्टिफाई करने के लिए, बोस्टर करने के लिए एक एग्जाम्पल इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन एग्जाम्पल में कुछ और ही बात होती है। यहाँ कहने का मतलब अल्टीमेटली जो कहा है वो एग्जाम्पल का पार्ट ऊपर मेंशन किए गए या डिस्क्राइब किए गए से मैच ही नहीं कर पाता, जिसकी वजह से भी आपके स्कोर इफेक्ट होते हैं। Try to keep the examples that are very logical and relevant, but examples सिर्फ उसी चीज को फोकस रखे होनी चाहिए जो पॉइंट आप डेवलप कर रहे हो और एक्सप्लेन करना चाहते हो। अब यहाँ पर पैराग्राफिंग की बात है, वो आप ज्यादातर अच्छे से कर लेते हो। आई डोंट से कि यहाँ पर आप कोई गलती करते हो, क्योंकि ज्यादातर आपको अच्छे से समझाते हैं कि 4 या 5 पैराग्राफ्स तक ही कॉन्फाइंड रहो, लेकिन कई बच्चे हैं कि बहुत ज्यादा पैराग्राफिंग कर देते हैं अनवांटेडली। फॉर एग्जांपल फर्स्टली या मोर ओवर जब करना होता है, पॉजिटिव ही लिख रहे हैं तो उनको एक पैराग्राफ में आप लिख सकते हो, लेकिन वहां पर वो पैराग्राफ को ब्रेक दे देते हैं। हाउएवर इट्स फाइन, पैराग्राफ कहीं पे भी बनाया जा सकता है, चाहे एक सेंटेंस का भी पैराग्राफ हो सकता है। हाउएवर अगर वो चीज जो पिछली चीज से ही जुड़ी हुई है तो बेटर ये रहता है कि हम पैराग्राफ नया बनाने की बजाय उसी पैराग्राफ में उसको रखें। हाउएवर उसमें अगर कुछ आपको डिफरेंट या अलग से प्रेजेंट करना है, then you can certainly go ahead with a new paragraph. Now let's move on to third thing, that is lexical resources, और ये सबसे बड़ा बर्बादी का कारण है आपका। एक टास्क रिस्पॉन्स जो मैं कहूंगा जो आपका स्कोर खराब करती है, और दूसरी लेक्सिकल रिसोर्सेज की वजह से आपका स्कोर इफेक्ट होता है। लेक्सिकल रिसोर्सेज में क्या क्या चीजें हैं आइए देखते हैं। तो अच्छी बात ये होती है 6th बैंड स्टूडेंट्स की, वो एडिक्वेट वोकैबुलरी यूज कर लेते हैं जैसी टास्क के लिए चाहिए होती है। एट द सेम टाइम ये जो अनकॉमन लैंग्वेज, अनकॉमन वोकैबुलरी का इस्तेमाल करते हैं, यहां पर इनसे गलती हो जाती है। लेकिन आप तकरीबन हर जगह पर कुछ अनकॉमन यूज करने की कोशिश करते हो, जिसकी वजह से आपकी गलतियां बहुत ही ज्यादा हो जाती हैं एंड स्कोर गेट्स अफेक्टेड बैडली। और यहाँ पर देखिए 6 तक ही आते आते आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है कि आप अच्छे से सारे स्पेलिंग्स लिखो, जिससे किसी भी तरह से कम्युनिकेशन इफेक्ट ना हो, जो भी आप लिखना चाहते हो एग्जामिनर समझ पाए। हाँ, लेकिन ऐसे वर्ड्स रह सकते हैं आपकी टास्क के अंदर के स्पेलिंग मिस्टेक हो, लेकिन कम्युनिकेशन इफेक्ट नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल डिफिकल्ट में अगर सी की जगह आप के भी डाल दोगे तो समझने वाला फिर भी उसको डिफिकल्ट ही समझेगा। दैट मीन्स इसका उतना इफेक्ट नहीं आएगा। हाउएवर अगर टू मेनी स्पेलिंग मिस्टेक्स आपके यहाँ पर होने वाली हैं, देन बी अवेयर। आपकी सबसे बुरी आदत जो चैटिंग की है, उसकी वजह से भी आजकल स्टूडेंट स्पेलिंग मिस्टेक्स कर, क्योंकि हाथ से लिखने की हैबिट कम होती जा रही है और वहां पर हम जितना हो सके शॉर्ट लिखने की कोशिश करते हैं, स्पेलिंग्स की कभी परवाह ही नहीं करते, एंड दिस इज व्हाट इज अफेक्टिंग योर स्कोर इन राइटिंग अगेन। Now we are left with only one thing and that is grammatical range. आइए देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीजें आपको बहुत ध्यान में रखनी है अगर आपको 6 बैंड टारगेट करने हैं। तो यहाँ पर अब जो 6 बैंड स्टूडेंट्स है वो सिंपल के साथ साथ थोड़े कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की बनाने की कोशिश करता है, और यहाँ पर ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में थोड़े मिस्टेक हो सकते हैं। आपको चाहिए क्या, अगर आपको 6 बैंड्स लेने हैं, स्टिक टू सिंपल सेंटेंसेस, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए। थोड़े से कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हो, आई वुड से कॉम्प्लेक्स की जगह कंपाउंड बनाइए एंड बट वगैरह के साथ 2-2 सेंटेंसेस को कनेक्ट करके थोड़े से बड़े सेंटेंसेस बनाइए, लेकिन बहुत लंबे सेंटेंसेस मत बनाइए कि आपको खुद को ही क्लियर ना हो पाए कि आपने लिखा क्या है। एट द सेम टाइम यहाँ पर आपसे कोई उम्मीद नहीं है कि आपकी पंक्चुएशंस का इस्तेमाल करेक्ट होना चाहिए, और जो स्टूडेंट्स वरीड रहते हैं कि कॉमा यहाँ पे लगेगा या कॉमा वहां पे लगेगा, सेमीकोलन कहाँ पे लगेगा, ये चीजें 7+ या 8-9 बैंड स्टूडेंट्स को तकलीफ देती हैं। आपके लिए इन चीजों को वरी करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल आई से कि ग्रामेटिकली आपका जो है वो करेक्ट रहना चाहिए 6 बैंड्स के लिए। 5
में बहुत सारे भी मिस्टेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5.5 मिस्टेक्स रहते हैं। फ्लो के साथ चलिए, जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। 250 वर्ड्स है, माय मंत्रा इज 280। 280 से कम मत लिखिए। 5.5 बैंड बहुत आराम से आ जाएंगे। लेकिन इसी के साथ साथ अगर आप कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक मत करो, बहुत सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल कर लो, कोई फैंसी वर्ड्स का इस्तेमाल मत करो जिनका आपको पता नहीं है यूज अप्रोप्रिएट कहां पर है और कैसे यूज होना है। सिंपल सेंटेंस से भी बुरे सेंटेंस बनते हैं जब आप एक ऐसा फ्लैशी वर्ड इंट्रोड्यूस करके सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हो। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको फ्लो के साथ रहना है। एक एक करके सेंटेंसेस के साथ अपने ऐसे की प्रोग्रेशन कीजिए। कहीं पर भी रेपिटेशन नहीं आना चाहिए कि यही पॉइंट ऊपर डिस्कस हुआ था, थोड़ी देर बाद वही स्टेटमेंट्स आप नीचे लिख रहे हो। ये सारी चीजें आपके स्कोर को कर देती हैं बर्बाद। आई होप इस वीडियो से आपने कुछ इंपॉर्टेंट लर्न किया कि आपको कौन कौन सी चीजों को ध्यान रखना होगा so that you can achieve your dream band of 6 band, especially all the academic students planning to move to Canada. Well, as I said, now I'm going to share the band descriptors one by one with you to help you to compare between a 6 band and a 5 band task response as far as the examiner expects from you. Well, for now, I, Ramandeep Singh, say goodbye, and I will catch you very shortly in my next video. Take care of yourself.